अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी फ़ौरन पहुंचे हैं इमारात, क्योंकि इस वक्त इमारात और सऊदी अरब के आपस के मसले में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। भारत का एक बैलेंस्ड स्टैंड रहा है, जिसकी वजह से अभी तक भारत को कोई ऐसा मसला हुआ नहीं, ना होने का चांस है, लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। और इसका यह हिसाब किताब है कि इमारात के प्रेसिडेंट अपने शिकार के लिए रहीम यार खान में इनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे हर साल आते हैं, तो वहाँ जा रहे थे। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनको उतारने का कहा गया, लेकिन वो उतरे नूर खान एयरबेस पे, क्योंकि वहाँ से उनको जहाज़ जाना था रहीम यार खान ले। और वहाँ पे फिर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और ये सब उसके तरले मिन्नतें करते रहे और कुछ हुआ नहीं। उल्टा फौजी फाउंडेशन के $1 बिलियन के शेयर खरीद के चले गए, जो कि लोन जो इमारात ने जो फिक्स डिपॉजिट के लिए पैसे दिए हुए थे, इसमें से उसने कहा कि 1 बिलियन का हमें वो कर दो, रोल ओवर करना है, तो फिर कम से कम $1 बिलियन के शेयर दे दो। आपको पता है फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फौजियों की है, चैरिटी के नाम पे रजिस्टर्ड है, इसलिए इसका कोई टैक्स वैक्स का हिसाब होता नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग है। वो लेके चले गए। फिर इसके बाद सऊदी अरब की तरफ से कुछ इशारे हुए, क्योंकि सऊदी अरब गुस्से में था कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर लीबिया में उस ग्रुप से मिलने गया जिसको सऊदी अरब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इमारात सपोर्ट कर रहा था, और उसको $4 बिलियन के हथियारों की डील भी करके आ गए थे। फिर जैसे तैसे करके सऊदी शहजादे को मनाया, तो इमारात के प्रेसिडेंट नाराज़ हो गए और फिर ये भागे वापस रहीम यार खान। फिर इमारात के प्रेसिडेंट कुछ घंटों के लिए भारत आते हैं। भारत के साथ एक लंबी चौड़ी डील होती हैं, जिसमें अनाउंस्ड डील ट्रेड की थी, लेकिन डिफेंस की भी डील थी जो कि अनअनाउंस थी। पाकिस्तान फिर परेशान हुआ, और फिर जब इशारा मिला इस बात से कि इमारात ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो ठेका लिया हुआ था वो वापस कर दिया और बोला हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो अब ये प्रेसिडेंट साहब भागे भागे गए हैं दुबई, अबू धाबी। आपको मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि पाकिस्तानियों की खाली $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है दुबई में और अबू धाबी में, इमारात में, $100 बिलियन की। और उसमें मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट पीपल्स पार्टी वालों की है। पीपल्स पार्टी के जितने मिनिस्टर वडेरे जागीरदार ब्यूरोक्रेट्स जितने पीपल्स पार्टी से अटैच्ड हैं, सबकी भी दुबई में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट है उनका। आसिफ अली जरदारी का खुद अपना महल है वहाँ पे। आपको याद होगा जब मुशर्रफ के साथ डील हुई थी बेनज़ीर भुट्टो की, तो ये डील हुई थी कि आसिफ अली जरदारी को मैं जेल से निकालूंगा, लेकिन फिर उसको हमेशा के लिए पाकिस्तान से जाना होगा। तुम पाकिस्तान आ सकती हो, लेकिन तुम्हारा शोहर आउट रहेगा। और ये डील के ऊपर फिर जरदारी को छोड़ा गया और ये दुबई चला गया, अपने महल में रहने लगा। और उसी दौरान बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ। किसने कराया, किसको फ़ायदा पहुंचा, इस पे मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूं। तो जरदारी की अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मेरा यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अबू धाबी जाता है प्रेसिडेंट यूएई के तरले मिन्नतें करने के लिए, तो इसके साथ जो कैबिनेट गई थी ना, वो थी उसका बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी, इसकी बेटी आसिफा जरदारी, इसकी दूसरी बेटी बख्तावर जरदारी और उसका शोहर, बख्तावर का शोहर। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कैबिनेट उसकी अपनी बेटा बेटियां और दामाद थे। ये इतना, मतलब हमने जो पाकिस्तान में इस वक्त जो डायनास्टिक हिसाब किताब देख रहे हैं ना, इमरान खान का एक क्रेडिट पे बात जाती है कि वो इसी डायनास्टिक पॉलिटिक्स को ख़त्म करने आया था। भारत में तो मोदी जी आए, कामयाब भी हुए और डायनास्टिक पॉलिटिक्स को एक हद तक कमज़ोर कर दिया है, ख़त्म तो वो भी नहीं कर सके। भारत का भी पप्पू साहब हमने देखा कि रिपब्लिक डे पे किस तरह बदतमीजियाँ कर रहा था। तो पाकिस्तान में मरियम नवाज़ जाती है
जापान चाइना के दौरे पे एयरफोर्स के जहाज़ में, तो वो साथ लेके जाती है अपने बेटे को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और दोस्तों के रिश्तेदारों को। शहबाज शरीफ कहीं एयरफोर्स के जहाज़ में जाता है तो उसके बेटे साथ में होते हैं, उनकी फैमिलियां साथ में होती हैं। उम्रा करने जाते हैं, आसिम मुनीर जाए तो उसका पूरा ख़ानदान साथ होगा, उसका साला भी साथ होगा। और शहबाज शरीफ जाएगा उम्रा करने के लिए तो पूरे ख़ानदान के ख़ानदान विथ बच्चे बीवियां समेत। और यही हाल जरदारियों का है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह इतना मतलब डायनास्टिक हिसाब किताब हमने रॉयल फैमिलीज़ में भी नहीं देखा। जैसे सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जाते हैं या कहीं, या मोहम्मद बिन जैद जाते हैं, बहुत हुआ तो अपना एक बेटा साथ में ले लेते हैं। ये तो पूरे का पूरा ख़ानदान। भाई दामाद की क्या ज़रूरत थी उधर? तो ये है मसला। अजीज़ दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने जो रिपब्लिक डे के हवाले से यूरोपियन यूनियन और भारत के ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से कुछ बातें की थी, उस पर एक करेक्शन करना चाहूँगा कि मेरे से गलती हो गई थी। जो मैंने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के बारे में कहा था कि उसने ट्वीट में ये कहा है कि लाइंग और सलाह और डैडी मदर ऑफ ऑल ट्रेड की डील के लिए मैं डैडी बैठा हूँ, वो एक्चुअली मेरी भी नज़र नहीं पड़ी। वो सतायर यानी मजाकिया पोस्ट थी, डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट नहीं थी। तो मेरी ज़रा मिस्टेक हो गई, तो ये करेक्शन करनी थी। अजीज़ दोस्तों, यूरोपियन का जैसे मैंने आपको बताया कि 3 फोल्ड होता है यूरोपियन यूनियन का हिसाब, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन और फिर यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन का जो प्रेसिडेंट है वो पोर्टुगल से ताल्लुक़ रखता है। I am the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from. And the connection between Europe and India is something personal to me. Also because we conclude today our trade negotiations. We relaunched at the latest meeting that I had the pleasure to host in May. अब आप देखेंगे कितना डीप कनेक्शन है और कितना प्राइड लेते हैं ये लोग अपनी भारत के साथ कनेक्टिविटी पे। तो ये बड़ा एक मतलब भारत का एक जो स्टेटस है दुनिया में वो लाजवाब है। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, हाँ, पाकिस्तान के पास एक चांस था और अब भी है कि वो अपनी रूट्स पे आ जाए। वो अपने पापा बदलता रहता है ना, कि कभी अरब बन जाता है, कभी तुर्किश बन जाता है, तो कभी सेंट्रल एशियन बन जाता है, कभी ईरानी बन जाता है। वो अगर छोड़ के अपनी रूट्स की तरफ आए, वो मान ले कि हमारी रूट्स, पाकिस्तानियों की रूट्स इंडियन हैं, हम इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, इंडिया हमारी मातर देश है, हमारा बड़ा भाई है, और हिंदू हमारे पुरखों का धर्म है, तो शायद पाकिस्तान इस दुनिया में बच जाए और थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाए। अदरवाइज़ पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। और उसमें सबसे बड़ा काम हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से प्रेसिडेंट बनाए इंडिया को इतना फ़ायदा पहुंचाया है कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता। यूरोपियन यूनियन से 20 साल से नेगोशिएशंस हो रहे थे, एग्रीमेंट तैयार नहीं हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा काम किया कि यूरोपियन यूनियन खुद भागते हुए आए और भारत के साथ एग्रीमेंट किया। यूनाइटेड किंगडम भागते हुए आया और भारत के साथ एग्रीमेंट किया। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से भारत ने रशिया से धड़ाधड़ तेल खरीदने लगा, चाइना भारत के साथ दोस्तियों की बात करने लगा। कनाडा का इतना बड़ा मसला चल पड़ा था, जस्टिन ट्रूडो बेवकूफ़ी से भारत के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाता रहा और खालिस्तानियों की सुपरविजन करता रहा। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर भागता हुआ आ रहा है भारत यूरेनियम की डील करने के लिए।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के वीज़ा, माइग्रेंट वीज़ा डोनाल्ड ट्रंप ने सस्पेंड कर दिए और भारत के HIV वीज़ा जो है वो धड़ाधड़ इशू होने लगे। मैं समझता हूँ कि ये एक डोनाल्ड ट्रंप ने अनइंटेंशनल सही भारत को फेवर की है। देखें, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है जो भारत ने की है यूरोपियन यूनियन के साथ, उसमें और पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने जो ग्रैंड डॉटर ऑफ ऑल डील्स की है उसका फ़र्क देख लें कि भारत के साथ इस वक्त यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ओमान, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein सब ने एग्रीमेंट किए हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बच्चों की कंपनी, इसकी फैमिली की कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी डील की, अर्थ मिनरल की $500 मिलियन की डील की। यहाँ कई $100 बिलियन की बात हो रही है, वहाँ $500 मिलियन। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को साइन किया है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया। ये है फ़र्क। अजीज़ दोस्तों, भारत में अगर हम पिछले 2 महीने 3 महीने का हिसाब किताब देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप आता है, प्रेसिडेंट पुतिन आता है, इसके बाद UAE का प्रेसिडेंट आता है, इसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आता है, डील साइन करता है, फ्री ट्रेड डील। फिर UAE का प्राइम मिनिस्टर आता है, प्रेसिडेंट आता है। फिनलैंड का प्रेसिडेंट 25 जनवरी को भारत आ रहा है, 25 से 28 जनवरी। UK का प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर 28 जनवरी को चाइना से वापसी पे भारत आ रहा है। कनाडा का मार्क कार्नी आ रहा है और आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर, फिर फ्रांस का एमेन्युअल मैक्रोन। एक लाइन लगी हुई है इन सब की आने की। इससे पहले जर्मनी का चांसलर भी आ चुका है और ब्राज़ील का प्राइम मिनिस्टर आने वाला है फरवरी में, प्रेसिडेंट। तो ये सब एक लाइन लगी हुई है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से बता दूं कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी शिरीन मज़ारी, उसकी बेटी ईमान अली मज़ारी, जो कि अब हादी अली से जिसकी शादी हुई है, दोनों मियाँ बीवी वकील हैं। ये जब इसकी माँ ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी। इवन इसकी माँ ट्वीट करती थी कि मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो, ये हो, वो हो। ये एक बहादुर लड़की है जिसने हमेशा मज़लूमों के साथ खड़ा होना पसंद किया और बलोच मिसिंग पर्सनस की सबसे बड़ी आवाज़ बन के सामने आई थी। ये चैलेंज करती थी आर्मी की सुपरमेसी को, इमरान खान के दौर में भी और आज भी। नतीजा ये निकला कि इसके ऊपर धड़ाधड़ केस बनने लगे। इसके ऊपर इतने केस बने कि लग रहा था कब इसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई तो वहाँ पे बेल कराने के लिए तो पता चला उसके पीछे पुलिस आ रही है गिरफ्तार करने। तो वो बार ऑफिस होता है ना, जो इस्लामाबाद बार ऑफिस, उसमें जाके बैठ गई क्योंकि बार ऑफिस से कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता। वहाँ पे वो 3 दिन अपने शोहर के साथ बंद रही। वहीं सोफ़ों पे ये लोग सोते थे, वहीं इनको खाने पीने लाए जाते थे, वहीं इसकी बर्थडे थी या इसके शोहर की बर्थडे थी वो मनाई गई और 3 दिन वहाँ रही। और फिर इसको मौका मिला कि मैं बेल कराने के लिए निकलूँ, तो जैसे ही बार ऑफिस से निकली पुलिस ने इसको और इसके शोहर को गिरफ्तार कर लिया। प्रेग्नेंट थी, उसके शलवार के नेफे से पकड़ के इसको गाड़ी में वैन में डाला पुलिस ने और पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इसका केस चला अदालत में। 1 घंटे के अंदर केस का फैसला भी हो गया। केस क्या था? एक ट्वीट करने पे, आर्मी के खिलाफ ट्वीट करने पे इसको एक केस में 5 साल की सज़ा दी गई और 50 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया।
दोनों को 5-5 साल की सज़ा मियाँ बीवी को और 50-50 लाख का जुर्माना। फिर दूसरे केस की सज़ा हुई 10 साल सज़ा दोनों को, 10 साल ईच और 30-30 लाख रुपए की सज़ा। फिर तीसरे केस में 2 साल की सज़ा दोनों को, 2-2 साल की और 10 लाख रुपए की सज़ा। 80-80 लाख रुपए की सज़ा और 17 साल की कैद की सज़ा ट्वीट करने पे। और अजीज दोस्तों, यहाँ पे 25-25, 50-50 साल से केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान की कोर्ट्स में, लाखों केसेस पेंडिंग हैं। ये यहाँ पे एफआईआर करती है, केस होता है, अदालत बैठती है, फैसला सुना दिया जाता है, विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में सारा काम हो जाता है। ये चीज़ बताती है कि पाकिस्तान कितना घटिया मुल्क है, कि एटलीस्ट दुनिया के ख़राब से ख़राब दौर में इवन पाकिस्तान में एक से एक मिलिट्री डिक्टेटर आया है, मार्शल लॉ आए हैं, लेकिन इतना घटिया हमने जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान में भी नहीं देखा। इसकी एक और मिसाल ये है कि जब 2024 के इलेक्शन हुए थे तो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चिट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें बताया था कि रावलपिंडी डिवीज़न की सारी सीटें तहरीक इंसाफ इमरान खान की पीटीआई जीत रही थी, लेकिन धांधली करके सारी सीटों से इनको हरा दिया गया। इसके बाद वो कमिश्नर रावलपिंडी गायब हो गए, मतलब 2 साल हो गए वो गायब रहे, 23 महीने के बाद अभी 2-3 दिन पहले इनके फादर गुजर गए तो उनको छोड़ा गया। और इनकी पिक्चर्स देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका हाल कितना बुरा किया गया था। अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ ब्लडी पाकिस्तान। अजीज़ दोस्तों, आपको याद होगा कि मेजर आदिल राजा रिटायर्ड जो लंदन में है, और मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो इमरान खान के मिनिस्टर थे वो भी लंदन में हैं। इनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए मोहसिन नकवी यूके आए थे और यूके के होम मिनिस्टर से मीटिंग की थी और ये ऑफ़र की थी कि अगर आप ये दोनों बंदे हमारे हवाले कर दें तो हम इसके बदले पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के जो लोग हैं लंदन में, जिनके ऊपर केसेस चले हैं और सज़ाएं हुई हैं, उनको पाकिस्तान वापस ले जाने को तैयार हैं। और फिर बात बनी नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो अगर आपने उस वक्त की देखी होगी तो मैंने यही कहा था कि ये कोशिशें 90s से हो रही हैं, जब अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ भी इतने केसेस बनाए गए थे और ये सब किया गया था, लेकिन होना हवाना कुछ नहीं। तो इन्होंने अटैक करवाए है। मिर्ज़ा शहजाद अकबर के घर पे एक आदमी जाता है, मुक्के शुक्के मारता है, फिर इसके घर पे तोड़फोड़ होती है, फिर आदिल राजा के घर पे अटैक होते हैं, मुसलसल अटैक होते रहे और ये दोनों कहते थे कि ये काम ISI का है। अब 9 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, जिसमें से 3 के ऊपर जुर्म लगा के उनको कोर्ट में पेश किया गया। पता ये चला है कि तीनों गोरे हैं, तो तीनों क्रिमिनल हैं, तो सुपारी लेके काम करते हैं, सुपारी वाले भाई हैं ये लोग। इनका हैंडलर कौन है ये भी पुलिस पता लगा रही है और कुछ चीज़ें उनको पता चली हैं, लेकिन सेंसिटिव इतना मामला है कि ये चीज़ें बताई नहीं जा सकती। जैसे कि आपको याद होगा कि हॉलैंड में अहमद वकास गोराया है, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाला, वो भी पाकिस्तान आर्मी की माँ बहन एक करता है। तो उसके कत्ल के लिए एक आदमी को सुपारी दी गई थी लंदन में, एक पाकिस्तानी को, और वो यहाँ से गाड़ी में बैठ के गया था, ट्रेन में बैठ के गया था हॉलैंड। वहाँ सुपरमार्केट से छुरी खरीदी। उसी दौरान डच पुलिस को पता चल गया था, तो उन्होंने अहमद वकास गोराया और उसकी फैमिली को उस घर से निकाल के सेफ हाउस में रख दिया था। वो 2-3 दिन तक वो सुपारी वाला टारगेट किलर चक्कर लगाता रहा घर के ऊपर, इसको मिला नहीं अहमद वकास गोराया। जब ये वापस लंदन आ रहा था तो डच पुलिस ने ब्रिटिश पुलिस को कहा कि ये सारा मसला है और ये इस ट्रेन से वापस आ रहा है, और फिर उसको
यूके पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ऊपर केस बना और उसको अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, इसके ऊपर सज़ा भी हुई थी। ये 2021 की बात है, शायद ये 2022 की बात है। तो उसके भी व्हाट्सएप से पता चला था कि किसी ने इसको 1 लाख ब्रिटिश पाउंड की सुपारी दी थी। तब भी पीछे हैंडलर का नाम छुपाया गया था। आज भी इनके पीछे कौन हैंडलर है ये बताया नहीं जा रहा, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि आईएसआई दुनिया की CIA के बाद नंबर 2 पे ख़तरनाक एजेंसी है, जो अपने देश से बाहर जाके अपने मुखालिफिन को कत्ल करवाती है। CIA तो इस पे नंबर 1 है, मोसाद भी काफ़ी आगे है, लेकिन ISI ने शहजाद बलोच को स्वीडन में और जो हमारी बलोच बहन थी उसको कनाडा में मरवा दिया था, और यहाँ पे ये सारे कांड करती रहती है। आदिल राजा और मिर्ज़ा शहजाद अकबर को जो इनके ऊपर केस था पाकिस्तान में कि ये करप्शन करके लूट मार करके भागे थे, उससे बरी कर दिया गया है इंग्लैंड में, और उन्होंने कहा कि ये बेगुनाह हैं, इनके ऊपर झूठा केस लगाया गया था। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।